हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोगों ने सेक्शन 139, 141 एंड 144 अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ये पूरा चैप्टर जो बचा हुआ है उसका रिविजन करा दूँ। सो ओपन योर बुक्स एंड स्टे कनेक्टेड, राइट। तो सबसे पहले 139 हमने कर लिया था, उसके बाद आता है 140, 141 क्वालिफिकेशंस डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं एंड 144 नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज भी हम कर चुके हैं। टुडे वी विल स्टार्ट विद सेक्शन 140 विच इज योर रिमूवल ऑफ ऑडिटर। कि ऑडिटर के रिमूवल का क्या प्रोसीजर है। तो इस सेक्शन को ऑब्वियसली जैसे मैंने क्लास में करवाया था, इस सेक्शन को मैं 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ कि ऑडिटर या तो रिमूव करा जा सकता है या ऑडिटर खुद भी एक्सप्रेसली रिजाइन कर सकता है। रिमूव कौन करेगा? या तो उसको मेंबर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, या उसको ऊपर से ऑर्डर आ सकता है किसका? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का, NCLT का, कि इसको रिमूव करा जाए। ऑब्वियसली रेजिग्नेशन तो बाय हिमसेल्फ या इटसेल्फ अगर पार्टनरशिप फॉर्म हो तो। मेंबर्स कब निकाल सकते हैं? या तो पूरा समय उसका जो टेन्योर है वो खत्म हो गया और उसके जाने का टाइम आ गया और मेंबर्स कहते हैं कि ये ऑडिटर जाए और वापस ना आए, यानी रिमूवल कैन बी ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, या रिमूवल कैन बी बीच में मेंबर्स को ऐसा लगता है कि यार इस ऑडिटर को निकाल देना चाहिए, तो इट कैन बी बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। ऑन एक्सपायरी का मतलब फर्स्ट AGM को ऑडिटर आया, वो वैसे तो 6th AGM तक कंटिन्यू करेगा, ये उसका टेन्योर है। 6th को वो जाएगा क्योंकि उसका टर्म एक्सपायर हो गया, बट ही इज एलिजिबल टू कम बैक, जिसको अपन बोलते हैं रीअपॉइंटमेंट, पर उनका रीअपॉइंटमेंट के लिए शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया है, राइट। पूरा टेन्योर, पूरा टर्म दे दिया, लेकिन शेयर होल्डर्स क्या कह रहे हैं? वापस नहीं आना, राइट। एंड बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म का मतलब फर्स्ट AGM पर ऑडिटर आया, वैसे तो वो 6th AGM तक रहता, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो गया, बीच में मतलब बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, कि मेंबर्स ने पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली उसका रेजोल्यूशन पास कर उसको रिमूव कर दिया। रेजोल्यूशन की बात करूं तो चाहे ऑन एक्सपायरी निकालना हो या बिफोर एक्सपायरी, अपॉइंटमेंट के लिए हमेशा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, लेकिन रिमूवल के लिए ऑलवेज कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिएगा। पॉइंट नंबर 1, स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर क्योंकि वो अपने समय समाप्ति पे जा रहा है तो किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नो प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर थर्ड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट, अ प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। क्योंकि वो बीच में निकाला जा रहा है, तो ऐसी क्या इतनी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि उसको बीच में निकाल रहे हैं, उसका टर्म भी पूरा नहीं हुआ, उससे पहले उसको एक्सप्रेसली निकाल रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। प्रायर अप्रूवल हैज टू बी ऑब्टेन्ड इन फॉर्म नंबर ADT 2। ADT 1 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर वाला, जब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है तो 15 दिनों के अंदर अंदर ROC को बताना होता है। ADT 2 अगर ऑडिटर को रिमूव करना है बिफोर एक्सपायरी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के लिए चाहिए होता है ADT 2। तो SR चाहिए होगा, नो अप्रूवल, इधर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। एंड थर्ड पॉइंट, देखो यहाँ पर हम ऑडिटर को कह रहे हैं कि आप जाओ एंड वापस मत आओ, दो चीजें, राइट। यू हैव टू गो एंड यू डोंट हैव टू कम बैक। कभी भी जब रिमूवल का प्रोसीजर स्टार्ट होगा तब हमेशा
कौन बोलेगा रिमूवल के लिए? मेंबर्स। कैसे? सबसे पहले मेंबर्स का क्या आएगा? एक नोटिस ऑफ रिमूवल आएगा कि ये जो कंपनी का ऑडिटर है ना, हम उसको निकालना चाहते हैं। ये नोटिस ऑफ रिमूवल कंपनी आगे किसको फॉरवर्ड करेगी? ऑडिटर को। और ऑडिटर को बोलेगी कि अगर आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है तो जल्दी से जल्दी रीजनेबल लेंथ के अंदर हमको क्या बना कर दो? रिप्रेजेंटेशन। ऑडिटर जैसे ही रिप्रेजेंटेशन देगा, कंपनी किसको देगी? ये सारे मेंबर्स को देगी। क्या करेगी? या तो अगर समय पे मिल गया तो सेंड, समय पे नहीं मिला, एजीएम में मेंबर्स बैठे हैं तो सर्क्यूलेट, और नहीं तो मेंबर्स को रीड आउट का भी ऑप्शन देती है कि ऑडिटर उनके सामने आके बोल के बता सकता है अपनी सफाई में कुछ कि वो क्यों नहीं निकाला जाए। तो देखो प्रोसीजर स्टार्ट कहाँ से हुआ है। अगर मेंबर्स ने नोटिस ऑफ रिमूवल नहीं दिया होता तो कंपनी अपनी इच्छा से या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी इच्छा से ऑडिटर को नहीं निकाल सकते। तो ऑलवेज द प्रोसीजर स्टार्ट विद द मेंबर्स। तो यहाँ पर लिखा है मेंबर्स क्या देंगे? नोटिस ऑफ रिमूवल। अगर मेंबर्स कहते हैं कि जाओ और वापस मत आओ, सच नोटिस इज कॉल्ड एज स्पेशल नोटिस ऑफ रिमूवल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द मेंबर्स। लेकिन अगर सिर्फ ये कहते हैं कि जाओ, हम किसी और को अपॉइंट करेंगे ड्यूरिंग द टेन्योर, तो उसको बोलते हैं नोटिस ऑफ रिमूवल। एक वर्ड ऐड हो गया स्पेशल, जो मैं अच्छे से क्लास में समझा चुकी हूँ। मतलब ये हमेशा एजीएम में ही होता है। इसके लिए एजीएम भी हो सकती है या ईजीएम भी हो सकती है, क्योंकि बीच में निकालना है ना, तो कभी भी निकाला जा सकता है। दो एजीएम्स के बीच में भी ही कैन बी थ्रोन आउट, या ऑन अ पर्टिकुलर एजीएम। और अगर मेंबर्स को ऐसा लगता है बीच में कि इसका फर्स्ट एजीएम पे अपॉइंटमेंट हुआ, सेकंड कर लिया, थर्ड पर उसको ऐसा लगता है कि निकाल देना चाहिए, तो बीच में भी निकाला जाता है। अगर बीच में निकाल रहे फिर नॉर्मल नोटिस ऑफ रिमूवल। अगर कह रहे टर्म खत्म हो गया, जाओ वापस मत आना, तो स्पेशल नोटिस ऑफ रिमूवल। हाँ, वापस तो वैसे भी नहीं आएगा। रोटेशन कहता है एक पूरा टर्म दे दिया तो 5 साल का ब्रेक। रोटेशन हर कंपनी पर लागू नहीं होता। वो 10 करोड़ 50 करोड़ 50 करोड़ और लिस्टेड कंपनी वाली रेगुलेशन हमने चेक करनी पड़ेगी। तो मेंबर्स ने नोटिस ऑफ रिमूवल कंपनी को दिया, कंपनी ने ऑडिटर को दिया, ऑडिटर ने रिप्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके वापस कंपनी को दिया। कंपनी ने एक एनवेलोप लिया, उस एनवेलोप में क्या क्या डाला कि ये नोटिस ऑफ रिमूवल ऑडिटर के खिलाफ आया था और ये रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर ने बनाया है, और ये सारे मेंबर्स को सेंड किया, सर्कुलेट किया, रीड आउट किया। अब सारे मेंबर्स से पूछा जाएगा कि अब भी आप ऑडिटर को निकालना चाहते हो क्या? तो पास स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया तो ऑडिटर क्या हो जाएगा? रिमूव। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ तो ऑडिटर, अगर बीच में निकालने की बात थी तो अपने टेन्योर में कंटिन्यू करेगा, लेकिन अगर लास्ट में निकाला मतलब जाओ और वापस मत आओ, अगर इस पर एसआर पास नहीं हुआ तो नाउ ही बिकम्स एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। आई एम रनिंग अ बिट फास्ट बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस वेरी प्रॉपर्ली इन द क्लास। एक एक चीज़ मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ, 2-2 3-3 दिन इस पर स्पेंड करके। तो आई होप तुम्हारी नोटबुक्स में तुम्हें सब लिखा हुआ दिख जाएगा। प्लीज़ कीप रिवाइजिंग इट विथ मी। तो अगर वो कंटिन्यू करे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, या वो एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट है। और अगर वापस उसको अपॉइंट करना है तो कौन सा स्पेसिफिक रेजोल्यूशन चाहिएगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नाम का कोई वर्ड लॉ में नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा रिमूवल बाय मेंबर्स। अब अगर मैं बात करूँ रिमूवल बाय एनसीएलटी, अगर एनसीएलटी भी चाहे तो रिमूव कर सकता है, लेकिन कैसे? सपोज फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनसीएलटी को एक एप्लीकेशन भेजी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या किसी दुखी पर्सन ने, दुखी पर्सन को क्या बोलते हैं? अग्रीव्ड पर्सन, जिसको नुकसान हुआ है, उसने या एनसीएलटी को अपने आप सीओ मोटो अपने आप ऐसा लगता है क्या कि ये जो कंपनी का ऑडिटर है, दैट कंपनीज ऑडिटर is engaged in any kind of fraudulent activity, या उसने किसी तरह का कोई फ्रॉड करा है या प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं किया है, या जो भी एनसीएलटी को लगता है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में एंगेज है। तो लिखा है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनसीएलटी को कंप्लेन करी है तब तो एनसीएलटी शैल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंप्लेन करी है तो
NCLT शैल क्या करेगी, ऑडिटर को ऑर्डर देगी कि 15 दिनों के अंदर अंदर आपको, राइट, मतलब विद इन, जिस दिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट से एप्लीकेशन मिली है, विद इन 15 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट से जिस दिन एप्लीकेशन मिली है उसके 15 दिन के अंदर अंदर NCLT शैल ऑर्डर किसको, द कंपनी टू, क्या ऑर्डर करेगी, टू रिमूव इट्स ऑडिटर। शैल, NCLT के पास ऑप्शन नहीं है। जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट से एप्लीकेशन मिली है कि ऑडिटर को रिमूव करा जाए, उस दिन के 15 दिन के अंदर अंदर NCLT कंपनी को इन्फॉर्म कर देगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कंप्लेन आई है, अपने ऑडिटर को हाथों हाथ रिमूव करो, कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। इस केस में चाहे तो नेक्स्ट ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, मे अपॉइंट अनदर ऑडिटर, जो दूसरा ऑडिटर आएगा उसकी जगह पर, दैट मे बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा NCLT को कि ये जो कंपनी का ऑडिटर है वो गलत तरीके से काम कर रहा है, उसको निकालो। तो जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिस NCLT के पास आया, NCLT उसके 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी को ऑर्डर दे देगी कि इस ऑडिटर को रिमूव करो हाथों हाथ, इमीडिएटली। ऑडिटर कंपनी टू रिमूव इट्स ऑडिटर, एक वर्ड ऐड कर देती हूँ यहाँ पर, इमीडिएटली, हाथों हाथ अपने ऑडिटर को निकालो और नया ऑडिटर अपॉइंट करो। पर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहे तो नए ऑडिटर को अपॉइंट कर सकती है। ये तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कहा। अगर किसी अग्रीव पर्सन ने या किसी ने अपने आप, मतलब NCLT को अपने आप ऐसा लगता है कि ऑडिटर फ्रॉडुलेंटली तरीके से एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लिखा है NCLT चाहे तो मे, यहाँ पे शैल नहीं है, NCLT में अगेन सेम है, ऑर्डर द कंपनी, क्या चीज का ऑर्डर दे सकती है, टू रिमूव द ऑडिटर, कि अपने ऑडिटर को रिमूव करो हाथों हाथ इमीडिएटली और नए ऑडिटर को अपॉइंट करो। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, रिमूव द ऑडिटर, या इसको, इस वर्ड को चेंज भी लिख सकते हैं। NCLT ऑर्डर कर सकती है कंपनी को कि हाथों हाथ अपने ऑडिटर को चेंज करो, ये धोखा देने वाले ऑडिटर को रखने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है तो शैल, किसी और ने कहा है या ऑडिटर NCLT को अपने आप लगता है तो NCLT चाहे तो ये कर सकती है। इस सेक्शन में जो भी ऑडिटर का रिमूवल हुआ है वो ऑडिटर अगले 5 years तक किसी भी कंपनी में, इन एनी कंपनी, ही कैन नॉट बिकम ऑडिटर, कैन नॉट बिकम ऑडिटर इन एनी कंपनी, नॉट ओनली दिस कंपनी, इसकी होल्डिंग या सब्सिडरी, किसी भी कंपनी में आप ऑडिटर नहीं बन सकते। कितने सालों के लिए, फॉर नेक्स्ट 5 years, फॉर नेक्स्ट 5 years। आया समझ में? सो दिस वॉज रिमूवल बाय, पहले मेंबर्स कर लिया, बिफोर एक्सपायरी, ऑन एक्सपायरी, स्पेशल रेजोल्यूशन, बिफोर एक्सपायरी में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल, ऑन एक्सपायरी में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। बिफोर एक्सपायरी में नोटिस ऑफ रिमूवल मिलेगा, ऑन एक्सपायरी में स्पेशल नोटिस ऑफ रिमूवल मिलेगा। NCLT का रिमूवल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है तो NCLT शैल विद इन 15 days ऑर्डर द कंपनी टू चेंज द ऑडिटर इमीडिएटली। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो दूसरा ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है, नहीं तो कंपनी खुद करेगी। अग्रीव पर्सन ने कहा है NCLT को अपने आप ऐसा लग रहा है तो NCLT चाहे तो ऑर्डर दे सकती है कि ऑडिटर को रिमूव करो। इस सेक्शन में जो भी ऑडिटर रिमूव हुआ है अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 5, जो भी ऑडिटर इस सेक्शन के तहत रिमूव हुआ है वो अगले 5 साल तक किसी भी कंपनी में ऑडिटर बनकर नहीं आ सकता। राइट, एंड नाउ द लास्ट प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, लास्ट प्रोविजन क्या था, रेजिग्नेशन। ऑडिटर कभी भी चाहे तो क्या कर सकता है, रिजाइन कर सकता है, लेकिन रिजाइन करने के लिए उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि वो कंपनी में होल्ड करके रखे, कोई ज़रूरी नहीं। उसको लगता है कि कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, कंपनी मेरी बात नहीं मान रही है, यहाँ पर रहकर मेरा प्रोफेशनलिज्म हर्ट हो सकता है, तो ऑडिटर कभी भी रिजाइन कर सकता है। लेकिन ऑडिटर को क्या देना पड़ेगा, एक तो रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। उसके अलावा जिस दिन उसने रिजाइन किया है उसको एक और उसके
30 डेज के अंदर अंदर एक और स्टेटमेंट भी फाइल करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर ADT 3 कि वो क्यों छोड़ के जा रहा है, फैक्ट्स ऑफ रेजिग्नेशन। कितने दिनों के अंदर अंदर? विद इन 30 डेज के अंदर अंदर। 30 डेज कहाँ से? 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन। किसको देगा? एक तो कंपनी को देगा, कंपनी के मेंबर्स को भी देगा क्या? नहीं, हम कंपनी के मेंबर्स को इंडिविजुअली कुछ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, हम कंपनी को दे देंगे, कंपनी आगे अपने अपने मेंबर्स को बांटती रहेगी। कंपनी को, कंपनी के मम्मी पापा, ROC, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो CAG को भी हम फाइल करेंगे। सो दिस इज ऑल विथ योर सेक्शन 140। एक छोटी सी चीज बीच में बाकी रह गई है और वो है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऑडिटर को मेंबर्स ने रिमूव किया है, रिमूवल बाय मेंबर्स, कब? बिफोर एक्सपायरी, तो क्या चाहिए? प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे ले? जिस दिन कंपनी के मेंबर्स ने नोटिस ऑफ रिमूवल भेजा है कि इस ऑडिटर को रिमूव करो बीच में हाथों हाथ, ये नोटिस ऑफ रिमूवल किसने हाथ में लिया? कंपनी के बिहाफ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे कि ऑडिटर को निकालने की कार्यवाही शुरू करी जाए। लेकिन शुरू कैसे करें? पहले तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो जिस दिन बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है उसके 30 डेज के अंदर अंदर किसको अप्लाई करा जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछा जाएगा कि ऑडिटर को हम रिमूव करना चाहते हैं, आप अपनी हाँ करो तो हम आगे बढ़े। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो हाँ कर सकता है या ना कर सकता है। अगर ना किया तब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, ऑडिटर विल नॉट बी रिमूव्ड। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे फैक्ट्स को देखकर पढ़ा और उनको ऐसा लगा कि ऑडिटर को रिमूव कर देना चाहिए और ऑडिटर के लिए हाँ कर दिया रिमूवल के लिए, तो जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाँ किया है उसके 60 डेज के अंदर अंदर एक जनरल मीटिंग कॉल होगी, AGM या EGM व्हाटएवर द केसेस, जो भी आते हुए दिख रही है 60 दिनों में, उसमें कौन सा रेजोल्यूशन पास करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन। सो 60 डेज इज अ वैलिडिटी पीरियड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाँ किया, उसके 60 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर को रिमूव करना है। ऐसा नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 साल पहले हाँ किया था, हम तो अभी भी रिमूव कर सकते हैं। 60 डेज इज अ वैलिडिटी पीरियड। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को किस फॉर्म में अप्लाई करेंगे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ADT 2। 3 फॉर्म्स हमने पढ़ लिया। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ROC को इन्फॉर्म ADT 1, रिमूवल ऑफ ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ADT 2 एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स ADT 3। राइट, दिस इज ऑल विथ योर रिमूवल का सेक्शन। नाउ लेट्स बिगिन विथ सेक्शन 143 rather 142। एक छोटा सा सेक्शन हमने 139 कर लिया, 140 कर लिया, 141 कर लिया एंड 144 कर लिया। अभी मैं 1 मिनट 142 करवा देती हूँ। इट्स वेरी शॉर्ट सेक्शन, इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। 142 स्टैंड्स फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। रेम्यूनरेशन मतलब ऑडिटर को कितने पैसे दिए जाएंगे। ऑडिटर को रेम्यूनरेशन दी जाती है, सैलरी नहीं, क्योंकि ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। रेम्यूनरेशन मतलब एक फिक्स पेमेंट प्लस कुछ भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस की अगर कंपनी की तरफ से ऑडिटर ने अपनी जेब से कोई खर्चा किया है तो ऑडिटर को भरपाई करी जाएगी उस खर्चे की। राइट, तो उसके लिए लिखा हुआ है क्या कि ऑडिटर को अपॉइंट किसने करा है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, या तो फर्स्ट ऑडिटर के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन, या कैजुअल वैकेंसी के भी केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन। फिर सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स, मेंबर्स, जनरल मीटिंग या रादर AGM ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और गवर्नमेंट कंपनी के केस में CAG। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स तो ये लोग ही करते हैं। अच्छा, किसी ने भी अपॉइंटमेंट करा हो बट रेम्यूनरेशन पे कौन करेगा? ऑलवेज जेब किसकी ढीली होगी? कंपनी की। लेकिन रेम्यूनरेशन फिक्स कौन करेगा? जिस बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट हुआ है उसी बोर्ड मीटिंग में रेम्यूनरेशन फिक्स होगी। जिस जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ है उसी जनरल मीटिंग में रेम्यूनरेशन फिक्स होगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी के केस में CAG ने ऑडिटर को अपॉइंट करा है तो CAG सिर्फ अपॉइंट करता है, रेम्यूनरेशन फिक्स करने का काम किसका है?
members in general meeting. CAG को रेम्यूनरेशन से कोई मतलब नहीं है, ऑडिटर अपॉइंट करके दे देगा, फिर रेम्यूनरेशन फिक्स तो कौन करेगा? मेंबर्स ही करेंगे। बस ऑडिटर अगर ऑडिट के अलावा कोई और काम कर रहा है, प्रोवाइडेड 144 वाला काम नहीं करेगा, लेकिन ऑडिटर उसके अलावा कोई और दूसरा काम कर रहा है, तो ऑडिट फीस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अदर फीस ही इज चार्जिंग फॉर अदर असाइनमेंट्स। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। सो दिस इज ऑल विथ योर सेक्शन 142, राइट? So this was 142. Now we will start with section 143. It's pending. We will start with section 143, which is the most important section, powers and duties of auditor. Let's begin with it. So powers and duties of auditor. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पावर्स। तो ऑडिटर की क्या पावर्स है या क्या राइट्स है, ये हम डिस्कस करते हैं। ये मैंने पूरा आपको एक स्टोरी के फॉर्म में 11 पॉइंट्स 10-11 पॉइंट्स है वो लर्न कराए थे, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कि सबसे पहला राइट, ऑडिटर जब भी चाहे तब ऑडिटर हैज राइट टू एंटर इनटू ऑल द प्रीमाइसेस ऑफ द कंपनी। ऑडिटर हैज राइट टू एंटर into all premises, कंपनी की कोई भी प्रीमाइस क्यों ना हो, कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस, वेयर हाउस, गोडाउन, स्टोर हाउस, कोई भी प्रीमाइस क्यों ना हो, ऑडिटर हैज राइट टू एंटर इनटू ऑल प्रीमाइसेस ऑफ कंपनी एट ऑल टाइम्स, जब चाहे तब, एट ऑल टाइम्स। ऑब्वियसली रीजनेबल टाइम, रात को 12 बजे नॉक करेगा तो कौन खोलेगा गेट, बट रीजनेबल टाइम, बट उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हम। ही हैज राइट टू एंटर इनटू ऑल प्रीमाइसेस एट ऑल टाइम्स एंड हैज राइट टू एक्सेस। अंदर आने के बाद वो कोई भी बुक्स, कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी के एक्सेस कर सकता है, उसको रोक नहीं सकते। राइट टू एक्सेस टू all the books, documents, vouchers of company. कंपनी की किसी भी बुक्स, किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी वाउचर, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई भी मिनट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेशन में हो, उन सबको एक्सेस कर सकता है, ऑडिटर को रोका नहीं जा सकता। कभी भी अंदर आ सकता है, बुक्स को एक्सेस कर सकता है। बुक्स को एक्सेस करते करते कोई डाउट आया तो ऑडिटर के पास राइट है टू ऑब्टेन ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी एक्सप्लेनेशन ले सकता है, किससे? फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स ऑफ कंपनी। कंपनी की किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी ऑफिसर से वो इंफॉर्मेशन ले सकता है, ऐसी इंफॉर्मेशन विच इज नेसेसरी टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर ऑब्वियसली। तो ही हैज राइट टू एंटर, राइट टू एक्सेस बुक्स, राइट टू क्लेम इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन। अगर ऑडिटर को पता चलता है कोई ब्रांच भी है, तो वैसे तो पहले भी कवर करा चुकी हूँ, प्रीमाइसेस में ब्रांच इंक्लूडेड है, बट फिर भी उसके पास राइट है टू विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसा लिखते हैं राइट, वैसे तो मैं नोटबुक्स में सब लिखवा चुकी हूँ एक एक वर्ड, राइट विथ रिस्पेक्ट टू ब्रांचेस। उसके पास राइट है कि वो कभी भी ब्रांच को विजिट कर सकता है, ब्रांच के अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, ब्रांच के एम्प्लॉय से पूछताछ कर सकता है, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। एंड लास्ट, अगर ब्रांच का ऑडिटर कोई और है तो वो ब्रांच ऑडिटर से उस रिस्पेक्टिव ब्रांच की ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट भी मंगवा सकता है। He has right to visit the branches of the company. He has right to access the books of the branch. कभी भी चेक कर सकता है। उसको लग रहा है ब्रांच ऑडिटर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट साइड में रखी और वो खुद जाके तहकीकात कर सकता है। तो एम्प्लॉय से पूछताछ करना ब्रांच के, और ब्रांच ऑडिटर को भी बोल सकता है भाई जल्दी से जल्दी ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट दे, क्योंकि तू देगा तो मैं मेरी पूरी कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट बनाऊंगा। सो फिनिश इट फास्ट।
उसके अलावा फोर्थ राइट, इतना काम करेगा पैसे तो चाहिए, राइट टू क्लेम रेम्यूनरेशन। कौन सी रेम्यूनरेशन? जो अभी हमने सीखी है अंडर सेक्शन 142। अगर रेम्यूनरेशन नहीं मिली तो राइट टू एक्सरसाइज लियन, वो कंपनी की प्रॉपर्टी जब्त करके रख सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय लियन? सीज करके रख सकता है, जब्त करके रख सकता है। लेकिन राइट ऑफ लियन इज अ स्पेसिफिक लियन, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपनी की कोई भी जनरल प्रॉपर्टी की मैं कंपनी की टेबल चेयर लेके जा रहा हूँ, एसी लेके जा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स पर एक्सरसाइज कर सकता है लियन। एंड वैसे भी इट इज कंडीशनल राइट, अनकंडीशनल नहीं है। 4 कंडीशंस पूरी होगी तो ही ऑडिटर लियन एक्सरसाइज कर सकता है। पहली कंडीशन, जिन बुक्स पे वो लियन कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी होनी चाहिए? कंपनी की। इट मस्ट बिलोंग टू द कंपनी। कंपनी ने होशो आवाज में ट्रांसफर करा है। द कंपनी हैज ट्रांसफर द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन ऑल ऑथराइज मैनर्स, है ना। एक प्रॉपर तरीके से, ऑडिटर ने चुराई नहीं है बुक्स को। सिर्फ कंपनी की बुक्स लियन कर सकता है, वो ही बुक्स जो कंपनी ने एकदम प्रॉपर ऑथराइज तरीके से ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए दी थी। ऑडिटर ने उसके ऊपर ऑडिट कर ली थी और उसी ऑडिट का उन्हीं बुक्स पर उसी फाइनेंशियल ईयर की फीस ड्यू है। तो जिस फाइनेंशियल ईयर की फीस ड्यू है उसी फाइनेंशियल ईयर की बुक्स को वो ऑडिट लियन कर सकता है। पिछले बार की फीस ड्यू है, इस बार की बुक्स लियन कर लिए पॉसिबल नहीं है, राइट। तो बुक्स मस्ट बिलोंग टू द कंपनी, हैव बीन ट्रांसफर्ड इन एन ऑथराइज्ड मैनर, audit work has been performed on such books by the auditor and the fees is due on such books of such work. Only then auditor can exercise lien on such books. However, lien is not applicable on the statutory audit report. Auditor जो audit report बनाता है वो तो auditor की duty है, statutory duty. Section 143 में जब हम duties पढ़ेंगे तो पहली duty ही है कि auditor audit report बनाएगा और जमा कराएगा, उस पर वो lien exercise नहीं कर सकता। एंड सेकेंड, जो ऑडिट करते करते ऑडिटर वर्किंग पेपर्स बनाता है, नोट्स बनाता है, उसके ऊपर भी लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता क्योंकि वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। मैं समझा चुकी हूँ तुम लोगों को कि वर्किंग पेपर्स जो नोट्स होते हैं वो हमारी खुद की प्रॉपर्टी है। हम वैसे भी कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू द कंपनी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द लियन। उसके बाद लिखा है ऑडिटर की ड्यूटी, ऑडिटर के पास राइट है। क्या राइट है? 6th पॉइंट, ऑडिटर हैज राइट टू, कंपनी की कोई भी मेंबर्स की मीटिंग होगी, रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, इसका न्योता ऑडिटर को दिया जाएगा। कोई भी जनरल मीटिंग ऑडिटर को बिना बताए, बिना नोटिस दिए हो गई तो ऑडिटर उस मीटिंग को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। तो ही हैज राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, ही हैज राइट टू बी हर्ड एट जनरल मीटिंग। अगर ऑडिटर को अपने मेंबर्स के हित में जनरल मीटिंग में कुछ बोलना है तो डेफिनेटली उसको सुना जाएगा। उसको ये नहीं बोल सकते तू चुप रहे, मेंबर्स की मीटिंग है तू कुछ नहीं बोल सकता, नो। ऑडिटर हैज राइट टू बी हर्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। उसके अलावा सो नेक्स्ट, ऑडिटर हैज राइट टू बी हर्ड एट जनरल मीटिंग, हमने डिस्कस कर लिया। फिर ऑडिटर हैज राइट टू रिसीव, अभी भी डिस्कस किया अपने रिमूवल के रिस्पेक्ट में, राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ रिमूवल। उसके अलावा राइट टू रिसीव, इसको पूरा लिख लेती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, नोटिस ऑफ रिमूवल। उसके ऊपर ही हैज राइट टू प्रिपेयर रिप्रेजेंटेशन, उसके पास पूरा हक है कि वो अपनी सफाई में कुछ भी बोल सकता है कि उसे क्यों ना निकाला जाए। एंड ना सिर्फ रिप्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने का राइट उसके पास है, बल्कि ही हैज राइट टू सेंड, सर्क्यूलेट एंड रीड आउट the representation. Send, circulate, read out, representation. So these are all the powers of the company. अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये पांचों राइट्स तो बुक्स के रिस्पेक्ट में है, ये एजीएम, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग टू बी हर्ड, एंड ये तीनों रिमूवल के रिस्पेक्ट में सेक्शन 140 वाले राइट्स हैं कि अगर उसके खिलाफ कोई नोटिस ऑफ रिमूवल आता है तो पहले उसको दिया जाएगा, उसको सफाई देने का मौका दिया जाएगा, और अगर उसने अपनी सफाई में कुछ कहा है इन रीजनेबल लेंथ तो definitely it will be sent, circulated and read out. Now let's begin with the powers के बाद duties of the auditor. So duties of the auditor में simply कुछ points हैं
और एक पॉइंट जैसा कि तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड है, उसमें हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो ड्यूटीज़ के रिस्पेक्ट में मैं ये बोल सकती हूँ कि सबसे पहली ड्यूटी है ऑडिटर की, द फोरमोस्ट ड्यूटी, कि वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करें। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, टू प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट, टू फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। किसके लिए? कंपनी को देगा, लेकिन किसके लिए बनाएगा? टू दी मेंबर्स, मेंबर्स को एड्रेस करते हुए। देनी कंपनी को है लेकिन बनानी मेंबर्स के लिए है, जिसमें वो क्या देगा? अपना ओपिनियन देगा किस पर? ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब बैलेंस शीट, P&L, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, इन सब के ऊपर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। So this is point number 1, to prepare the audit report. Point number 2, सेक्शन 145 भी हम साथ साथ कवर कर लेंगे। उसकी ड्यूटी है क्या? टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। जिस बंदे को हमने ऑडिटर बनाया है सिर्फ वो ही इस ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कर सकता है। तो ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो अपनी बनाई हुई ऑडिट रिपोर्ट पर साइन करेगा, या अगर कंपनी लॉ में कोई भी और ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पर ऑडिटर का साइन चाहिए तो उस पर सिर्फ कंपनी के ऑडिटर का ही साइन होगा। आप ऐसे ही किसी सीए के पास जाकर साइन नहीं करा सकते। ऑन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपनी एंड एवरी अदर डॉक्यूमेंट विच रिक्वायर्स द साइन ऑफ द ऑडिटर और ऑडिट पार्टनरशिप फर्म, ओनली सच पार्टनरशिप फर्म और सच ऑडिटर कैन साइन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। So duty to make audit report, duty to sign audit report.